युवक पर किया गया चाकू से हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरानगर देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं इंदिरानगर देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लक्ष्य भी हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, उन्होंने बाबा केदार की भूमि से जो कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश के अंदर चले जा रहे हैं, देश के अंदर चले जा रहे हैं। और चाहे समान नागरिक संहिता हमने सबसे पहले लिया, हमने नकल का कानून बनाया, ये नकल का कानून भी, चलिए उधर ध्यान मत दीजिए, कोई छोटा सा कोई विशेष नहीं है। चलिए, भारत माता की, आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इससे फिर कुछ मिनटों के लिए ध्यान फिर से एकाग्र कर लीजिए। तो देवभूमि से इस अभियान की शुरुआत को मैंने कहा कि हमने नकल का कानून बनाया, हमने यहाँ पर यूसीसी का विधेयक बनाया, हमने धर्मांतरण का कानून बनाया है, हमने दंगा रोधी कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून हमने बनाए हैं जो आज पूरे देश के अंदर एक अच्छे कानूनों के रूप में जिनको जाना जा रहा है। यानी अन्य राज्यों से भी आज हमको जो है हमारे इन कानूनों के पूरे एक्ट को मांगा जा रहा है। अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अभी जो नीति आयोग भारत सरकार का एक उपक्रम है जो पूरे देश के अंदर सभी राज्यों का आकलन करता है कि कौन सा राज्य विकास के पैमानों पर, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना उन्होंने काम किया है, कितना आगे बढ़े हैं। तो आप सबको मैं बधाई देता हूं कि विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले स्थान पर आ रहा है। इसी प्रकार ये अभियान भी हमारा, इसकी सफलता की शुरुआत होनी चाहिए ताकि मां गंगा और जमुना और हिमालय की तरफ पूरे भारत में इसका विस्तार हो सके। हमें घर घर तक पहुंचना है, हमें इस बार घर घर तक पहुंचना है और हर व्यक्ति तक अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को भी घर घर तक पहुंचाना है। यह अभियान हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि जहां एक बड़ी चुनौती भी हमारे सामने लक्ष्य है, लेकिन साथ में हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी है और हमें इसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है, पूरे मनोयोग के साथ करना है। हर नया सदस्य हमारी ताकत बढ़ाएगा, हमारे संगठन को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा। भाइयों बहनों, हम सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए इस अभियान को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देना है। आज हमें मन की बात कार्यक्रम से भी ये बोध होता है कि नेतृत्व का असली अर्थ क्या है। जो हमारा नेतृत्व है वो क्या होता है, हर व्यक्ति की बात सुनना और हर व्यक्ति की जो जरूरतें हैं उसको समझना और सभी को साथ में लेकर चलना। क्योंकि हम सभी साथ चलेंगे तभी हम किसी भी अभियान को अपना आसानी से पूरा कर सकेंगे। कठिन चुनौतियों को भी हम पार कर पाएंगे और चुनौतियों को भी अवसर में बदल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रेरणादायी बातें कही हैं वो हम सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी और हमें इन बातों को अपने जीवन में भी उतारने की शुरुआत करनी है। आइए हम सब आज इस अवसर पर मिलकर संकल्प लें, हम एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने में अपना योगदान देंगे और देश और प्रदेश की समृद्धि और प्रगति को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मेरा जहां भी संगठन के स्तर पर संगठन मेरे को दायित्व देगा, मेरे को जिम्मेदारी देगा और जो भी मुझसे अपेक्षा होगी
उसको मैं पूर्ण समर्पण के साथ करूंगा। ये संकल्प हमको लेकर जाना है, इसी आशा और विश्वास के साथ। और उत्तरकाशी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम ने एक अहम बैठक की है। मेहरबान सिंह बिष्ट की अहम बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नियमित क्षेत्र भ्रमण कर अस्पतालों की व्यवस्थाओं का करें निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जाए विशेष ध्यान। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 4 अतिरिक्त डायलिसिस यूनिट का संचालन करें सुनिश्चित। सभी अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ के साथ ही दवाई और उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता करें सुनिश्चित। एक्सरे मशीनों को उपलब्धता वाले अस्पतालों में टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से करें तैनाती। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रस्तावित योजना और स्वीकृत कार्यों की प्रगति की भी की समीक्षा। चीवा में नवनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन पर वेलनेस सेंटर का अविलंब संचालन करने के दिए निर्देश। वहीं भारत सरकार ने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मानसून में पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि, दैवीय आपदा, निरंतर होने वाले भूस्खलन आदि के कारण उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई 1 और 2 के अवशेष कार्यों को पूर्ण किए जाने की समय सीमा को मार्च तक 2025 तक विस्तारित किया है, जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी का आभार जताया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जून माह में उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री से पीएमजीएसवाई 1 की 94 सड़कें और पीएमजीएसवाई 2 की 3 अवशेष सड़कों के कार्यों को पूर्ण करने के लिए 6 माह आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया था। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी के आग्रह को स्वीकार करते हुए ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार ने मार्च 2025 तक अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अवशेष कार्यों की समय सीमा बढ़ने से 273 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सहयोग मिलता रहेगा। कहा कि विस्तारित समय सीमा के अंतर्गत समस्त योजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माननीय शिवराज सिंह जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 28 जून को दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और मैंने उनसे अनुरोध किया था, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उस प्रकार मौसम की मार यहां पर पड़ती है, लगातार बारिश और भूस्खलन से सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाता है। जो मार्च तक का टारगेट है उसको हम पूरा नहीं करवाएंगे। मैंने 6 महीने बढ़ाने का अनुरोध आपसे किया था और मेरे अनुरोध पर आपने पीएमजीएसवाई 1 की 94 सड़कें और 2 की 3 सड़कें उनका बनाने का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे 273 करोड़ का भार जो प्रदेश सरकार पर पड़ता अब नहीं पड़ेगा, नहीं तो है अपने पैसे से बनाना पड़ता। मैं दिल की गहराइयों से एक बार शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और व्यक्ति रूप से मैं उनसे 27 के कार्यक्रम में व्यक्ति रूप से उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारी मांग को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पूर्ण किया था और जिसका परिणाम किया आज हमारे सरकार के 273 करोड़ रुपए बचे हैं। इनके लिए उनका बहुत। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद।
मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रूपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। सौमिक जायसवाल, सीनियर एजेंसी मैनेजर SBI लाइफ रामनगर की ओर से रामनगर और प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। SBI लाइफ में पार्ट और फुल टाइम काम करने के लिए संपर्क करें सौमिक जायसवाल, सीनियर एजेंसी मैनेजर SBI लाइफ रामनगर। मोबाइल नंबर 9548933006। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुनि की रेती में ऑटो को आंदोलन के बाद भी नहीं मिल रही है एंट्री। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चालक लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन कर जता रहे विरोध। मांग पूरी नहीं होने से नाराज चालक 26 अगस्त से करेंगे आमरण अनशन। आमरण अनशन में चालक अपने परिवार के सदस्यों को भी करेंगे शामिल। नगर निगम के सामने धरने पर बैठे चालकों ने प्रशासन को दी चेतावनी। प्रशासन पर लगाया ऑटो चालकों के उत्पीड़न करने का आरोप। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुनि की रेती में ऑटो को आंदोलन के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही है, जिसको लेकर अब चालकों ने चेतावनी दे डाली है और कहा कि 26 अगस्त से आमरण अनशन करेंगे और उसमें अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर क्या वजह है कि मुनि की रेती में इन ऑटो को एंट्री नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से अब मोर्चा खोले लोग बैठे हुए हैं। चेतावनी दे डाली है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी की गई, मुनि की रेती में अगर इनके ऑटो को नहीं एंट्री मिली तो अब ये आने वाले समय में आमरण अनशन पर उतारू होंगे। राज्य के परिवहन सचिव उत्तराखंड ने एक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत जनपद टिहरी के अंदर जितने भी ई रिक्शा है उनके लिए एक नियम बनाया गया है कि उनको वहां पर एंट्री नहीं दी जाए, क्योंकि मुनि की रेती में लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इस उद्देश्य से आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ई रिक्शा और ई ऑटो में कुछ मतभेद बताया जा रहा है। चालकों का कहना है कि ई रिक्शा अलग है और ई ऑटो अलग है और आदेश जो है वो ई रिक्शा के लिए है, लेकिन ई ऑटो को भी जो है मुनि की रेती में एंट्री नहीं दी जा रही है। जबकि ऋषिकेश का जो पूरा क्षेत्र है वो 3 जिलों से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश जनपद देहरादून में आता है, मुनि की रेती जनपद टिहरी में आता है और स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो है वो जनपद पौड़ी में आता है। तो तीनों क्षेत्र जो है वो तीर्थ नगरी पर्यटन स्थल के रूप में जो है अपने पहचान रखते हैं, लेकिन मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को भी लोग ऋषिकेश के रूप में ही पुकारते हैं। अगर ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से अगर कोई भी यात्री आता है तो वो अगर मुनि की रेती जाना चाहता है तो उसको डायरेक्ट ऑटो में ही बैठना पड़ेगा और उसको डेस्टिनेशन पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन टिहरी जिले में जो है अब प्रशासन ने जो है ई रिक्शा और ई ऑटो पे जो है बैन लगा दिया है, उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो केवल देहरादून के जो बॉर्डर है वहां तक जा पा रहे हैं। तो ऐसे में सवारी जो है उनको नहीं मिल रही है और वो जो है आंदोलन करके बैठ गए हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। और उनका आरोप है कि जो ऑटो वाले रामझोला लक्ष्मण झूला तक जो डीजल पेट्रोल वाले जा रहे हैं वो इसमें अपनी मनमानी का फायदा उठा रहे हैं। वो निर्धारित से दुगना और तिगना किराया भी वसूल कर रहे हैं और यात्रियों को फजीयत भी झेलनी पड़ रही है। जबकि उनके ई ऑटो जो है वो जो है
पर्यावरण रहित है, प्रदूषण को भी नहीं नुकसान पहुंचाते हैं और निर्धारित रेट पे जो है वो सवारियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और छोटी छोटी गलियों में भी वो चले जाते हैं, तो उसमें सुविधा जो है यात्रियों को मिलती है। तो इस बात को लेकर ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और इस समय पर अभी इन्होंने कर्मिक अनशन शुरू किया है। आज चौथा दिन कर्मिक अनशन का है। अब इनका कहना यह है कि इनकी मांग पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। वो लगातार एसडीएम, डीएम को भी ज्ञापन भेज चुके हैं, प्रशासन से भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में उन्होंने अब कर्मिक अनशन के बाद आमरण अनशन करने का जो है निर्णय लिया है। कल 26 तारीख से वो उसमें बैठेंगे, उसमें परिवार के सदस्यों को भी शामिल करेंगे और ये अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी को उन्होंने लोन पर लिया है और उस लोन की किस्त भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं और इस समय पे ऑफ सीजन है, चारधाम यात्रा की चरम पर नहीं है, टूरिस्ट सीजन भी इस समय यहाँ पर बंद है, तो उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी है। तो उस पर वो कैसे काम करें, ये उनके लिए सामने बड़ा विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि आमरण अनशन करने के बाद क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता है या ये अपने आंदोलन को इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मुनि की रेती में डेंगू का लार्वा मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर निगम की टीम के साथ लोगों को जागरूक कर डेंगू से बचाव के उपाय बताए हैं। बता दें कि लोग अपने घरों के गमले, कूलर और खुले स्थान पर भरे साफ पानी को निकालने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इसका नजारा मुनि की रेती में देखने को मिला है। जब स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की टीम लोगों के घरों में जांच के लिए पहुंची तो लोगों के घरों में रखे कूलर, गमलों के साफ पानी जगह जगह भरा हुआ दिखाई दिया है, जिसमें डेंगू का लार्वा भी देखा गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर डेंगू से बचाव के उपाय बताए। सफाई निरीक्षण मनोज बिष्ट ने बताया कि जिन लोगों के घरों में डेंगू का लार्वा मिला है उनके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे लोगों को डेंगू के डंक से बचाया जा सके। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम सोनिका की अध्यक्षता में एक अहम सुनवाई हुई है। वार्डों में आपत्तियों को लेकर यह सुनवाई की गई है। वार्डों के नवीन परिसीमन के संबंध में आपत्तियों पर हुई सुनवाई। मसूरी, राजपुर, रायपुर, कैंट, धर्मपुर, डोईवाला और देहरादून के वार्डों के परिसीमन में आपत्तियों पर हुई सुनवाई। कई विधायकों, निवर्तमान पार्षदों और वार्डों के निवासियों ने परिसीमन के संबंध में जताई आपत्तियां। 150 से अधिक आपत्तियों पर हुई सुनवाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर डीएम सोनिका की अध्यक्षता में वार्डों में आपत्तियों को लेकर सुनवाई की गई है। वार्डों के नवीन परिसीमन के संबंध में आपत्तियों पर यह सुनवाई हुई है। मसूरी, राजपुर, रायपुर, कैंट, धर्मपुर, डोईवाला और देहरादून के वार्डों में परिसीमन में आपत्तियों पर सुनवाई की गई। मंगलौर में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक खून से लथपथ है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस खूनी झड़प में एक युवक लहूलुहान हो गया है, जिसे मंगलौर के सीएचसी सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने युवक की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घायल युवक के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनके भाई पर चाकू से हमला किया। घायल के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सलमान है तो कल क्या नाम ये चौकी इंचार्ज है ना पुलिस के, तो इन्होंने हमको बुलाया था, वो पापा ने को बुलाया था। पापा यहाँ पाए तो पापा के पीछे पीछे आ रहा था अकेला, तो उसे पकड़ के 4-5 लोगों ने पीटा है बहुत ज्यादा, छुरी मारी है पीछे से और क्या नाम और भी कुछ मार रखा है, पंच बजा रखा है, काफी हथियार यूज किए। तो खबर आप तक मंगलौर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते खूनी झड़प की वारदात सामने आई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है युवक को यहां पर लहूलुहान कर दिया गया है। मंगलौर के सीएचसी में इस घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने युवक की हालत को नाजुक बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया है। घायल युवक के परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस युवक पर चाकू से हमला किया है। घायल के परिजनों ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
और प्रदीप सिंह यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में झड़प हुई है और एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। क्या कुछ पूरी वारदात है, क्या कुछ पूरा अपडेट आपसे जानेंगे? जी संदीप जी, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर विवाद अभी रिसेंटली कल हुआ है। पूर्व में आपसी इनका राजीनामा भी हो चुका था। विवाद में एक वीडियो ट्रोल हो रहा था जिसमें युवक लहू लुहान दिख रहा था। फिलहाल अभी युवक को एट ए टाइम उसको भी भर्ती करा दिया गया है, लेकिन उसको अभी हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष से आधा दर्जन से अधिक लोगों ने चाकू जैसे धारदार हथियारों का हमला बोल दिया। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई में जुटी है, क्या कुछ आगामी कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है या कुछ आश्वासन परिजनों को दिया गया है? पुलिस की तरफ से कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और परिजनों द्वारा मंगलौर कोतवाली में आवेदन देकर मामला दर्ज करने की बात की गई। चलिए, तो हम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि बारिश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में आज भी जो है मौसम जो है यहाँ पर बारिश का बना रहेगा, मौसम बिगड़ा बना रहेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बारिश से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भूस्खलन में फंसे लोगों का राहत बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा। पर्यटन और स्थानीय लोग चेतावनी के साइन बोर्ड की ना करें अनदेखी। भारी बारिश में पहाड़ों पर सफर करने से करे परहेज, मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही करें सफर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बारिश से लगातार भूस्खलन भी हो रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जिसको लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भूस्खलन में फंसे लोगों को लेकर राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। पर्यटक और स्थानीय लोग चेतावनी के साइन बोर्ड की अनदेखी न करें। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है। भारी बारिश में पहाड़ों पर सफर करने से परहेज करें, साथ ही मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपना सफर आगे का तय किया जाए। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, मौसम लगातार जो है देखा जा रहा है कि अपनी करवटें बदल रहा है। आज भी जो है यहाँ पर मौसम के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। क्या कुछ अपडेट है? हाँ संदीप, कहें तो आप कह सकते हैं जन्माष्टमी कल है और जन्माष्टमी बताते हैं बारिश भी काफी होती है और उससे ये अंतिम होता है क्योंकि सावन खत्म होगा। भादों की बारिश भी अब ऐसी लगातार वाली नहीं होती है तो बहुत तेज होती है, कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती है। ये भी भादों की एक सबसे बड़ी बारिश की निशानी है। तो कुल मिला के कहें लगातार अलर्ट जो है वो डेली मौसम विभाग जो जारी करता है, एक दिन पहले ही सूचना आ जाती है। तो आज ही बात करें उत्तरकाशी, बागेश्वर और देहरादून की, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया और देख भी रहे पिछले 2-4-5 दिनों में काफी बारिश भी यहाँ पर हुई है। चाहे वो पहाड़ की बात करें, चाहे हम देहरादून जिले की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तो इसी में जिस प्रकार से अलर्ट आता है तो उस हिसाब से एकदम चौकसी जरूर बरतने के लिए कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात अभी हम देख रहे थे मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माल देवता में, वहां इतना जबरदस्त पानी आया, काफी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। अभी पीछे टिहरी में काफी हुआ, दुत्तू में काफी हुआ था। तो कुल मिला के ये थोड़ी आती है और पतली तेज बारिश आती है। कहीं ना कहीं वो अगर 2-4 घंटे भी बारिश तेज बरस जाती है तो उससे भी काफी नुकसान हो जाता है। तो इस चीज को बस यही एक कारण पर रहता है। और सबसे बड़ी मुसीबत उन्हीं के लिए आती है जो बेचारा गरीब आदमी होता है, जो नदी नालों के पास रहता है, वो रहता है, उन्हीं के लिए ज्यादा दिक्कत की परेशानी आती है और उन्हीं के लिए अलर्ट जारी किया जाता है कि आप देखभाल के रहें। और सबसे बड़ी बात है, जहां जिस इलाके में अलर्ट होता है वहां अगर आपने कहीं यात्रा करनी है, कुछ करनी है, तो आप उसको देखभाल करें। इसी चीज को अलर्ट रह जाता है और बार बार लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप अपना जो यात्रा का है इन डिस्ट्रिक्टों में ना जाए, इन जिलों में ना जाए जहां कहीं ना कहीं अलर्ट भारी बारिश। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
क्या आप खाते पीते तो बहुत